अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं भाई, सब ठीक है? तो नोड जेएस में हमने एपीआई एंड पॉइंट सारे देख लिए थे, मेथड्स वगैरह सब पता चल गया था हमें। सारे एंड पॉइंट्स देख लिए हमने बना के, सारी रिक्वेस्ट पता चल गई। इसके अलावा कुछ लाइब्रेरीज के बारे में हमने सीखा। नोडमोन पता चल गया कि भाई डेवलपमेंट में किस तरह हमारी हेल्प कर रहा है। इसके अलावा ये बताएं कि एक्सप्रेस डॉट जेसन क्या था भाई? क्या हो गया? एक्सप्रेस डॉट जेसन जो हमने ये मतलब इसकी बैक पे बॉडी पार्ट्स है, ये एक मिडिल वेयर हमने लगाया है। ठीक है, मिडिल वेयर क्या होता है? मतलब जो भी हमारे सर्वर में रिक्वेस्ट आ रही है वो इस फंक्शन, समझे एक फंक्शन है, इस फंक्शन से होती हुई गुजरेगी आगे। हाँ, तो उस पर कोई मतलब डेटा पे कोई ट्रांसफॉर्मेशन करनी हो या फिर ऑथेंटिकेट करना हो रिक्वेस्ट को, तो इस तरह की चीज़ें मिडलवेयर में होती हैं। तो यहाँ पे इस केस में क्या हो रहा है कि एक्सप्रेस डॉट जेसन कि भाई सर्वर पे आने वाली जो भी रिक्वेस्ट है ना, उसमें जो डेटा सेंड करता है फ्रंट एंड हमें, तो वो डेटा ये रिसीव करेगा स्ट्रिंग जेसन के फॉर्मेट में। ठीक है, तो किसी को भी हमारी एपीआई कॉल करते वक्त कोई सर्वर को डेटा भेजना होगा तो वो जेसन फॉर्मेट में भेजेगा और हमें रिक्वेस्ट डॉट डेटा के अंदर वो डेटा मिल जाएगा जेसन फॉर्मेट के अंदर। ठीक है, वैसे ही था इस तरह रिक्वेस्ट डॉट बॉडी में। तो ये हमें पता चल गया। देखें, बहुत छोटी छोटी चीज़ें बैकएंड की, लेकिन ना काफ़ी लॉजिकल होती हैं, दिमाग लगाना पड़ता है बहुत ज़्यादा, फिर सब जाके समझ में आती हैं। और जो अच्छा समझ लेता है इसको ना, फिर उसको आगे जाके बहुत फ़ायदा होता है। ठीक है, बैकएंड में अपना करियर स्टार्ट कर सकता है। ठीक है, और बैकएंड बना सकता है कोशिश करके कि अभी जिस तरह हम फ्रंट एंड में ऐप बनाते हैं ना, तो बैकएंड में भी ऐप बनती हैं, तो आप बनाना शुरू कर दें। ठीक है, बैकएंड में कैसे बनेंगी? जैसे कोई ई कॉमर्स ऐप को ध्यान में रखें कि भाई मैं एक ई कॉमर्स ऐप बना रहा हूँ, तो बैकएंड में उसके लिए क्या क्या होगा वो आपने करना है। ठीक है, तो डेटाबेस अभी हमने नहीं पढ़ा, तो ये अभी हम सिंपल एक एरे को बना सकते हैं कि भाई ये हमारा डेटाबेस है, उस एरे में ऐड करें, एरे से डिलीट करें, सब करें। सही भाई, तो ये सारी चीज़ें हमने देख ली थी और एक्सप्रेस जेएस को हमने यूज़ किया था। तो अब हम एक काम ये करते हैं कि आज हम एक्सप्रेस जेएस की राउटिंग पढ़ते हैं। अच्छा, इसके अलावा जो ही हमने देखा था याद है क्या था ये भाई? वैलिडेशन के लिए। ठीक है, कि भाई जो भी रिक्वेस्ट आ रही है हमारे पास, उसकी जो बॉडी है रिक्वेस्ट की, उसको वैलिडेट करता है कि भाई उसमें हमारे मतलब की चीज़ें आ रही हैं या नहीं। ठीक है, तो मतलब ईमेल है तो ईमेल आनी चाहिए। नोड जेएस पे अब मैं शुरू में बताई थी ना एक बात कि भाई दो तरह की ऐप होती है, सीपीयू इंटेंसिव और एक आईओ। तो नोड जेएस प्रेफर की जाती है आईओ के लिए, सीपीयू के लिए नहीं। ठीक है, तो सीपीयू के लिए फिर दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं हमारे पास, डॉट नेट है और जावा, ये सब। ठीक है, उसमें ये प्रोसेसिंग ज़्यादा है और सारी ऐप जितनी भी ऐप्स होती हैं सारी ही सीपीयू इंटेंसिव नहीं होती, बल्कि आजकल बहुत सारी ऐप है जो सारी आईओ इंटेंसिव है, लाइक सोशल मीडिया और जो भी डेली हम यूज़ करते हैं, मैसेंजर या चैट ऐप जो भी। ठीक है, तो इसके लिए नोड जेएस जो है ना वो बेस्ट है और बहुत ज़्यादा दुनिया भर में यूज़ हो रही है। सही है भाई? अच्छा जी, इसके अलावा ये हमने देख लिया था। अब हम देखते हैं, क्या देखते हैं, राउटिंग। अच्छा, ये कोर्स वाला हमने करा था, तो इसको अभी हम हटाते हैं। कोर्स का जो इशू आएगा ना वो आएगा डिप्लॉयमेंट के बाद ना, कि भाई ये भी सिक्योरिटी के लिए भी होता है कि भाई सिक्योरिटी लग जाती है कि भाई किसी भी यूआरएल से हमारे सर्वर पे रिक्वेस्ट आए, मतलब जहाँ से रिक्वेस्ट आती है ना, तो उसका जो ओरिजिन होता है उसका पता चलता है हमें
कि भाई रिक्वेस्ट आ कहाँ से रही है, कि जब मैं रिक्वेस्ट सेंड करूँगा सर्वर को तो मेरा आईपी और सारी चीज़ें जाएंगी। तो कोड्स में ना काफ़ी सारे ऑप्शन होते हैं जिससे हम देख सकें कि भाई रिक्वेस्ट कहाँ से आ रही है और फिर उसको ऑथेंटिकेट कर सकें या फिर ब्लॉक कर दें, ताकि कोई भी यूज़र आके हमारे सर्वर पे हिट ना कर सके, ठीक है ना, सिक्योर बनाने के लिए। अच्छा, अब राउटिंग का ये सीन है कि भाई मैं एक काम करता हूँ कि ये मिडिलवेयर वाली चीज़ हटा दी, फ़िलहाल ये रहने दिया, बाकी सब जो है ना मैं हटा रहा हूँ, ठीक है। सिंपल कोड है एक्सप्रेस का, एक्सप्रेस कॉल किया हुआ है, ऐप हमें मिला, बॉडी पार्सल लगा दिया एक्सप्रेस का, और ये सिंपल एक एंड पॉइंट बनाया हुआ है रूट का जो डेट रिटर्न कर रहा है, ठीक है ना, ताकि इससे हमें पता चलता है कि सर्वर हमारा जिंदा है। अच्छा जी, अब मैं क्या करता हूँ, जो यूज़र वाली चीज़ मैं कर रहा था ना, अब वही यूज़र वाली चीज़ हम जो है ना सेपरेट फाइल पे ले आते हैं, ठीक है। इसके लिए होता क्या है, अच्छा बैकएंड ऐप जो कि हम बना रहे हैं Node.js, इसकी ना 3 लेयर्स होती हैं, ठीक है। 3 लेयर्स क्या होती हैं, तीन, ठीक है। Node.js का आर्किटेक्चर हम थोड़ा समझें कि क्या है। अच्छा, ये 3 लेयर जो मैं बोल रहा हूँ ना, ये आर्किटेक्चर से थोड़ी अलग चीज़ है। आर्किटेक्चर तो फिर पूरा समझने में थोड़ा टाइम है अभी हमारे, अभी हम समझना है। इसमें कोई अच्छी क्यों नज़र नहीं आ रही, बस ये समझ लें। ठीक है, ये कुछ है, ठीक है। तो पहली चीज़ होती है इसमें ना कंट्रोलर, क्या होता है कंट्रोलर, ठीक है। कंट्रोलर का काम ये होता है कि सर्वर को जो भी रिक्वेस्ट रिसीव्ड हो रही है ना, जो भी रिक्वेस्ट रिसीव्ड हुई उसको हैंडल करना, ठीक है, उसको देखना कि भाई फॉर सपोज कि भाई सर्वर पे रिक्वेस्ट आई गेट यूज़र की, कि यूज़र को गेट करना है, मेथड कौन सा है गेट का, एंड पॉइंट क्या है /users, तो वो सीधा रिक्वेस्ट आएगी कंट्रोलर के पास। अब कंट्रोलर देखेगा कि भाई रिक्वेस्ट क्या आई है, अब गेट यूज़र क्या आई है, तो सर्विसेज बनी हुई होंगी, ठीक है। सर्विसेज का काम क्या होगा कि भाई उस रिक्वेस्ट को गेट करना और उसके बिहाफ पे डेटाबेस वगैरह की क्यूरी करना, ठीक है भाई। तो एक हमारी होती है डेटा एक्सेस लेयर, कि भाई जो सर्विस के आगे फिर एक फंक्शन होता है जहाँ से हम डीबी से डेटा निकालते हैं या ऐड करते हैं, सर्विस को देते हैं, सर्विस उसको प्रोसेस करती है, मतलब जितना भी प्रोसेसिंग वाला काम होगा ना वो होगा सर्विस वाली लेयर में। कंट्रोलर में ना पूरी बिजनेस लॉजिक नहीं लिखेंगे हम, जैसे फॉर एग्जांपल मुझे एक काम करना है सिंपल कि भाई Node.js पे ना एक मैं रिक्वेस्ट भेजूं और एक वर्ड भेज दूं और चेक करना है कि ये पैलिंड्रोम है या नहीं, ठीक है। और साथ में एक और चीज़ करनी है कि वो वर्ड चेक करो कि हमारे डीबी में है या नहीं, 2 चीज़ें करनी है, कितनी, कि भाई एक पैलिंड्रोम चेक करना है और एक डीबी में है या नहीं। तो होगा क्या, एक रिक्वेस्ट बनेगी, एंड पॉइंट होगा चेक पैलिंड्रोम, ठीक है, फॉर एग्जांपल। तो जैसे ही रिक्वेस्ट आएगी ना सर्वर पे, तो उस रिक्वेस्ट को रिसीव करेगा कंट्रोलर। अच्छा, कंट्रोलर रिसीव करके वो देखेगा कि भाई चेक पैलिंड्रोम की है, तो अलग अलग सर्विसेज बनी हुई होंगी बहुत सारी, कि चेक पैलिंड्रोम के अलावा भी और कुछ हो सकते हैं ना, गेट यूजर और ये सब। तो वो स्पेसिफिक सर्विस के पास उस रिक्वेस्ट को
डाइवर्ट कर देगा। अच्छा, अब सर्विस देखेगी, सारी प्रोसेसिंग करेगी कि भाई ये वर्ड है, जितनी भी लॉजिक है ना, जैसे हम पैलिंड्रोम चेक करने के लिए जावास्क्रिप्ट में लॉजिक लगाते हैं कि भाई लूप चला दिया और चेक किया, सारा काम होगा सर्विस में। ठीक है, एक और काम है कि हमें चेक करना है कि भाई डीबी में है या नहीं। तो सर्विस डीबी वाली जो चीज़ है ना, वो डेटा एक्सेस लेयर को देगी। ठीक है, डेटा एक्सेस लेयर क्या करेगी, डीबी में कॉल करेगी कि भाई ये डेटा फिल्टर आउट करो है या नहीं। अगर है तो डेटा गेट करके दोबारा से सर्विस लेयर को दे देगी, और फिर सर्विस लेयर चेक करेगी कि हाँ भाई डेटा मिल गया, तो उसको रिटर्न बैक दोबारा कंट्रोलर, और फिर कंट्रोलर जो है वो जहाँ से रिक्वेस्ट आई थी उसको बैक। बात समझ में आई? तो इस तरह से ये पूरा आर्किटेक्चर जो है ना इसका ये चल रहा है। ठीक है, बाकी तो बहुत डिटेल्ड है। अच्छा, तीसरे वाले को ना मॉडल भी बोल सकते हैं कि डेटा एक्सेस भी सही है। क्लियर है भाई? और कुछ लोग ये भी करते हैं कि भाई अच्छा प्रेजेंटेशन जो है ना, देखें ये फ्रंट एंड है और बाकी कंट्रोलर को राउटर बोल लिया, कोई मसला नहीं है। ठीक है, सर्विस हो गई, इसमें बिजनेस लॉजिक आ जाएगी और डेटा में जो है वो डेटाबेस वगैरह आ जाएगा। ठीक है, तो अभी हमने क्या किया है, एक फाइल के अंदर ना यहीं पर ही कंट्रोलर भी बना दिया, यहीं पर ही बिजनेस लॉजिक भी लिख दी और यहीं पर ही डेटा एक्सेस भी कर दिया। सब तीनों काम हमने एक ही फाइल में कर दिया था। सही है ना? खैर डेटा एक्सेस वाली अभी यहाँ पे थी ना, क्योंकि डेटाबेस अभी तक हमने यूज़ नहीं किया, तो समझे हमारी जो एरे थी ना वो डेटाबेस था, उसी को हम ऐड पुश कर रहे थे, डिलीट कर रहे थे, सब कर रहे थे। तो इसका मतलब तीनों लेयर्स हमने एक ही जगह पे हैंडल कर ली। सही है ना? तो अब जो है ना इसमें काफ़ी सारे लोग जो है ना वो अपने हिसाब से अलग अलग तरीक़ों से काम करते हैं नोड.जेएस के अंदर। कोई जो है 3 की भी 4 लेयर्स बना लेता है और फिर और ज़्यादा डिटेल काम करता है, कोई मॉड्यूल वाइज करता है। मॉड्यूल वाइज का क्या सीन है कि भाई मल्टीपल मॉड्यूल्स बने हुए होंगे नोड.जेएस की एप्लीकेशन के अंदर। वो कैसे कि भाई यूज़र का एक फोल्डर होगा, यूज़र का फोल्डर जो है ना उसके अंदर जो भी काम होगा वो सारा सेपरेटली होगा। मतलब उस सारे काम का कोई भी कनेक्शन आउटसाइड, मतलब कोई भी फोल्डर, स्कीमा या इंडेक्स या किसी से भी नहीं होगा, सेपरेट होगा। बस होगा ये कि एक कंट्रोलर होगा हमारा, फॉर एग्जांपल यूज़र। कंट्रोलर पे जब भी रिक्वेस्ट आएगी ये क्या करेगा, उस फोल्डर पे भेज देगा। बाकी जितना भी काम है सारा वो विद इन वन फोल्डर होगा। तो इसको हम बोलते हैं मॉड्यूल बेस। इसका फ़ायदा ये होता है कि आगे के लिए बता रहा हूँ ना कि भाई अगर हमारे सर्वर पे ना लोड आता है बहुत, फॉर एग्जाम्पल भाई अब से SMIT का कोई फॉर्म था और एडमिशन खोले तो हज़ारों लोग उस पर आना शुरू हो गए, रिक्वेस्ट आ रही है विदाउट। अब उसमें लोग फॉर्म भी फिल कर रहे हैं, लोग रिजल्ट भी देख रहे हैं, लोग क्विज भी दे रहे हैं, लोग जो है वो ये मैनेजमेंट जो है वो पोर्टल पे भी चीज़ें देख रही है। तो अब इसमें सारी चीज़ें एक साथ हो रही हैं। अब लेकिन सबसे ज़्यादा लोड आ रहा था सबमिट वाली पे ना, फॉर्म सबमिट ज़्यादा हो रहे हैं। तो अब हम जो है ना कुछ भी करके ना इसको सही नहीं कर सकते, क्योंकि कंप्लीट एक ही सर्वर है, एक ही एप्लीकेशन है। अच्छा, अब मॉड्यूल वाइज आर्किटेक्चर जो अगर हमने बनाया होता ना, तो सबमिट वाली जो भी चीज़ें थी उसको एक फोल्डर में रखते और उसको उठा के हम सेपरेट एप्लीकेशन बना देते, पूरे को सेपरेट एप्लीकेशन बना के और अलग डिप्लॉय कर देते कहीं, ताकि वो जो है ना अकेला चल रहा हो सर्वर और उस पर इतना ज़्यादा दूसरी जो रिक्वेस्ट है उनका लोड ना आए। तो ये सारी, खैर अभी ज़्यादा ऊपर से चली आएगा, थ्योरी वाली चीज़ें आगे थोड़ी और अच्छी समझ में आएगी, अभी के नहीं। खैर अभी 3 लेयर समझे बस कि भाई कंट्रोलर, सर्विस, डेटा एक्सेस। ठीक है ना? तो यूज़र मैंने बनाया, यूज़र के अंदर हम क्या करते हैं, एक फाइल बना लेते हैं index.js और इसी के अंदर हम बना लेते हैं कि भाई get.js। ठीक है, अब सबके ना अलग अलग तरीके हैं, इस तरह भी कर सकते हैं, get, post, delete, put,
सबकी अलग अलग सेपरेट फाइल बना ली, ठीक है ना, या फिर फोल्डर बना दिए सबके अलग अलग, और फिर फोल्डर के अंदर index.js डाल दी, ठीक है। ये वो बता रहा हूँ मैं पैटर्न ना, स्ट्रक्चर बता रहा हूँ कि भाई ये फोल्डर स्ट्रक्चर होगा। अच्छा, यूजर के अंदर भी ना एक लेयर आएगी ना पहले, कौन सी, कंट्रोलर की, ठीक है, और कंट्रोलर में ये सब होगा, ठीक है। और यूजर के अंदर ही एक लेयर आएगी सर्विस की, और सर्विस में भी ये सब होगा। चाहे तो सर्विस के अलग अलग नेम भी दे सकते हैं, या फिर ऐसे ही इसको बना सकते हैं। ठीक है, अब हम करते हैं यहाँ से शुरू ना, कि भाई सबसे पहले ना पोस्ट की रिक्वेस्ट आ रही है, पोस्ट की रिक्वेस्ट आ रही है, यूज़र का एंड पॉइंट है, यूज़र ऐड करने के लिए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे ऐप डॉट यूज़ करेंगे, ना गेट ना पोस्ट, ठीक है। यूज़ में हम देंगे एंड पॉइंट कि भाई जैसे ही यूज़र की रिक्वेस्ट आए तो आप चले जाना, हम क्या करेंगे, यूज़र के कंट्रोलर के अंदर इंपोर्ट करेंगे एक्सप्रेस को, ठीक है ना। और यहाँ पे हमें मिलेगा राउटर, किससे, एक्सप्रेस से, एक्सप्रेस डॉट राउटर, सेट है। और यहाँ पे हम राउटर से रिक्वेस्ट को हैंडल करेंगे कि भाई पोस्ट की रिक्वेस्ट आएगी तो ये चलेगा, सिंपल। पहले रिक्वेस्ट को यहाँ तक लाते फिर सर्विस पे जाएंगे, सही है। और यहाँ से एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट हो जाएगा राउटर, रिक्वेस्ट और रिस्पांस सारी चीज़ें वैसे ही चलेंगी, कुछ फ़र्क नहीं है, सिर्फ राउटर ऐड किया। तो कंसोल करवा देते हैं फ़िलहाल रिक्वेस्ट डॉट बॉडी को, ताकि पता चल जाए कि हाँ भाई रिक्वेस्ट आ रही, और रिस्पांस को यहीं पर ही एंड कर देते हैं, ठीक है भाई। अच्छा जी, अब थोड़ा इसको हम क्या करते हैं, यहाँ पे अब हमें इंपोर्ट करना है किसको, जो कंट्रोलर के अंदर हमने इंडेक्स की फाइल बनाई है ना, उसको इंपोर्ट करवाना है, यूज़र स्लैश कंट्रोलर, सेट है। और यहाँ पे हम यूज़ के आगे ये यूज़र दे देंगे। ये क्या करेगा कि जब भी हमारे सर्वर पे स्लैश यूज़र पे रिक्वेस्ट आएगी, ये क्या करेगा, उस पूरी रिक्वेस्ट को उठा के इस कंट्रोलर के पास बढ़ा देगा, सही है भाई। रिक्वेस्ट यहाँ पे आ गई, अब यहाँ का जो रूट है, यहाँ पे एक ही रिक्वेस्ट बनी हुई पोस्ट, तो अब रिक्वेस्ट चेक होगी कि भाई कौन सी रिक्वेस्ट है, गेट है, पोस्ट है या क्या है, ठीक है। या एक और लायर हम यहाँ पे लगाएंगे क्योंकि इंडेक्स की फाइल है, यहाँ मैंने इसका गलत बना दिया, हमें क्या करना था, यहाँ पे इसको रखना था, और यहाँ पे इसको हमें सेम काम करना था कि भाई यूज़, और आप जो है ना इसको आगे बढ़ा दो, कहाँ पे, यहाँ पे, ठीक है ना। राउटर डॉट पोस्ट है, तो यहाँ से ये राउटर हो रहा है, तो यहाँ से आप इंपोर्ट करो पोस्ट फ्रॉम, ठीक है। और यहाँ से इसको और आगे बढ़ा दिया, ठीक है भाई, क्योंकि इंडेक्स है और यही सारी रिक्वेस्ट में सबको आगे बढ़ा रहा होगा, ठीक है। तो एक बार जो है ना सिंटैक्स देख भी लेते हैं।
भाई कंफर्म कर लेते हैं यार यही है या फिर दूसरा है। किसका देखें भाई, हमने तो काफ़ी सारी ऐप्स पे काम करा है लास्ट। ठीक है, राउट्स आ गया। राउट्स में फिर ये हुआ है आगे बढ़ा दिया। ठीक है, उसके बाद यूज़र, और यूज़र में अलग अलग सब बनी हुई। ठीक है, ये बिजनेस लॉजिक वगैरह सारी यहाँ पे है, और यहाँ से भी इसको जो है वो आगे बढ़ाया जा रहा है। ठीक है, ये रेपो मतलब इसमें तो बहुत कुछ है ना, वो फिर कंफ्यूज हो जाएंगे आप लोग। चलिए इसको ना स्ट्रक्चर को और आसान कर देते थोड़ा, पहले राउटिंग समझ लेते हैं, उसके बाद फिर ये वाले स्ट्रक्चर पे जाएंगे। सही है, ठीक है भाई, राउट्स होंगे पहले। अच्छा जी, राउट्स के अंदर फिर हमारे पास index.js की एक फ़ाइल होगी जिसमें सारे राउट्स यहाँ पे लेसन हो रहे होंगे। अच्छा, अब राउट्स के अंदर भी बना सकते हैं और राउट्स के बाहर भी हम बना सकते हैं। ठीक है, तो राउट्स के अंदर ही मैंने यूज़र्स का बनाया, और यूज़र के अंदर एक और index.js। ठीक है, और इसके अलावा हम यहाँ पे पोस्ट और गेट वगैरह जो भी बना देते वो बना लेते हैं। ठीक है, अब होगा क्या, यहाँ पे सबसे पहले रिक्वेस्ट आएगी app.use-user। अच्छा, ये यूज़र को उठा के भेजेगा यहाँ पे। यहाँ पे हम एक्सप्रेस की राउटिंग यूज़ करेंगे, देख लेते हैं। अच्छा, एक्सप्रेस राउटर ऐसा ही है, ई हम बिला वजह बड़ा कर रहे हैं, कोई मसला नहीं। राउटर एक्सप्रेस डॉट राउटर, ये हो गया। और इसके बाद हम राउटर डॉट यूज़, इसको अभी और आगे बढ़ाना है हमें। ठीक है ना, तो हम इसको बोलेंगे कि भाई तुम चले जाओ किस पे, पोस्ट पे। यही सारा कोड यहाँ पे हम ले आते हैं। एक्सप्रेस डॉट राउटर हो गया, यहाँ पे अब बनेगा हमारा, सॉरी इसको उठा के यहाँ पे लाना था, यहाँ पे बनेगी पोस्ट की रिक्वेस्ट। अच्छा, अब ये जो कॉल बैक फंक्शन जो होगा ना, ये जाएगा इसके अंदर सिर्फ, बस राउटिंग यहीं तक हैंडल होगी। इसका जो कॉल बैक फंक्शन होगा वो यहाँ पे बनेगा। तो यहाँ पे हम बनाएंगे सिर्फ फंक्शन, इसका नाम होगा पोस्ट यूज़र, और इस फंक्शन को यहाँ से कर रहे होंगे हम एक्सपोर्ट। ठीक है, रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स। ठीक है ना, और यहाँ पे हम करेंगे इसको इंपोर्ट, और यहाँ पे हम दे देंगे। अच्छा, एक एंड पॉइंट हम मिस कर रहे हैं कि भाई इसको हाँ, इसको डायरेक्टली इसको API बता दो। अच्छा, API जो है ना, ये बेस एंड पॉइंट होता है। ये जितने भी एंड पॉइंट है हमारे एप्लीकेशन के अंदर, सारे API से ही शुरू होंगे। ठीक है, और कुछ लोग इस तरह भी करते हैं कि भाई API के साथ वर्जन 1 वर्जन 2 इस तरह करके चला देते हैं कि वर्जन आइडेंटिफाई हो सके, वरना API काफ़ी होता है। सही है, तो API पे जैसे ही रिक्वेस्ट आएगी वो सीधा जाएगी यूज़र पे। सही है भाई। अच्छा, हमने फाइल डिलीट कर दी थी, इसको दोबारा से हमें करना पड़ेगा इंपोर्ट। कहाँ से? राउटर से। ठीक है भाई, यहाँ पे आएगा
और यहाँ पे हम लिखेंगे यूज़र, और इस यूज़र पे जैसी रिक्वेस्ट आएगी इसको हम भेज देंगे ये वाले यूज़र पे। ठीक है, ये यहाँ पे आ जाएगा। दोनों जगह से राउटर को कर देंगे एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट राउटर। ठीक है भाई, यहाँ से भी और यहाँ से भी। सही भाई, तो एक रिक्वेस्ट हो गई। तो अब सिर्फ हम यहाँ पे ना कंसोल वगैरह करवा के देख लेते हैं कि भाई क्या सीन है। रिस्पॉन्स डॉट सेंड फिलहाल यही कर देते हैं। पोस्टमैन चला लेते हैं। सर्वर का क्या था भाई, npm run start dev। एरर आ रहा है भाई सर्वर में, ये बोल रहा है कि जेएस लगाना पड़ेगा ना सबके आगे। ठीक है भाई, ये हो गया। इसके बाद ये हो गया। ठीक है, और ये हो गया। सेट है भाई, ये चल गया। अब हम बनाते हैं पोस्ट की रिक्वेस्ट। ये आ गई हमारे पास बनी हुई है, बस हमें इसको, बल्कि पहले लगेगा API और फिर स्लैश यूज़र। बॉडी यहाँ पे दी हुई है, सेंड किया, स्टेटस आ गया, और यहाँ पे कंसोल में बॉडी भी आ गई। अच्छा, सेम वही काम करा है जो index.js में हमने अभी तक कर चुके थे। तो सिर्फ करा क्या है कि चीज़ों को ना सेपरेट किया है, ताकि स्ट्रक्चर बनाया, ताकि हमारा जो कोड है ना वो थोड़ा सा अच्छा हो जाए, और जो Node.js जिस स्ट्रक्चर को फॉलो करता है चलता है उसी को हमने यूज़ किया है। तो इसमें समझे यहाँ पे हमने रिक्वेस्ट ली सबसे पहले। देखें, क्योंकि हमने जो API लिखा है ना, ये हिट करेगा इसको। जैसे ही API के एंड पॉइंट पे कोई रिक्वेस्ट करेगा उसको भेज देगा यहाँ पे यूज़र पे। अच्छा, इसको हम यूज़र नहीं बोले, इसको हम बोल लें राउटर। ठीक है ना, इसको हम बोल लें राउटर या राउट्स, जो भी बोल लें। राउटर पे भेज देगा। अब राउटर में सारे रिक्वेस्ट होंगी। ठीक है ना, अब इसी में यूज़र हो सकता है यहाँ पे पोस्ट आ जाए, हो सकता है पोस्ट कमेंट्स आ जाए। ठीक है, जितने भी हमारे पास क्या कहते हैं कलेक्शंस बनेंगी ना, जो भी मतलब हम एंड पॉइंट्स बनाएंगे तो सारे यहाँ पे आ जाएंगे। और जिस तरह मैंने यूज़र्स का ये सेपरेट फोल्डर बनाया ना, इसी तरह सबके फोल्डर्स बन जाएंगे, पोस्ट कमेंट्स वगैरह सब। अब API के आगे स्लैश यूज़र लिखा है, तो यहाँ सारे एंड पॉइंट आगे वो देखेगा, स्लैश यूज़र मिलेगा उसको, स्लैश यूज़र उसको कहाँ पे ले जाएगा, यूज़र पे। ठीक है, अब यूज़र में भी राउटर यूज़ हो रहा है एक्सप्रेस का, यहाँ पे आके सारी रिक्वेस्ट वो वॉच करना शुरू करेगा। तो यहाँ पे सिर्फ रूट की एक रिक्वेस्ट बनी हुई है जो यूज़र के बाद डायरेक्ट चलेगी। मेथड देखेगा पोस्ट का मेथड है तो ये चला देगा। सिर्फ क्या करा है, कॉलबैक फंक्शन को यहाँ बनाने के बजाय हमने सेपरेट बनाया। ठीक है ना भाई, तो ये हो गया हमारा कंट्रोलर, और इसको फिलहाल के लिए हम सर्विस बोल सकते हैं, वरना सब सर्विस को ना इससे भी सेपरेट बना सकते हैं कि भाई सर्विसेज की ना एक अलग ही फाइल बना दी, फोल्डर बना दिया, और फिर वहाँ पे हमने सर्विस बना दी। वो सर्विस से बात कौन करेगा, ये वाला फंक्शन करेगा। और वो सर्विस क्या करेगी, उस सर्विस में डेटाबेस में ऐड करने के जो मेथड्स होते हैं ना, कि भाई उसको कोई डेटा दो, डेटाबेस में जाके ऐड कर देगी, या उसको कोई फिल्टर दो, डेटाबेस से डेटा मंगवा देगी। तो सर्विस डेटाबेस में डेटा ऐड भी करेगी, मंगवाएगी भी, और सारा देगी पोस्ट यूज़र को। ठीक है ना, तो जितनी भी मतलब बिजनेस लॉजिक है वो सारी सर्विस के अंदर हो रही होगी। कंट्रोलर का काम ये होगा कि भाई सिर्फ सर्विस से लेना और रिटर्न बैक कर देना। ठीक है, तो अभी सर्विस वाली लेयर पे हम नहीं जा रहे, हम कंट्रोलर में ही रुके हुए हैं और यहीं पर ही सारा काम कर देते हैं ताकि हमें समझ में आ जाए, वरना बहुत ज़्यादा आगे निकल जाएंगे तो फिर थोड़ा सा सर के ऊपर से जाएगा।
जबकि हो कुछ नहीं रहा, सिर्फ फाइल सेपरेट हुई है। तो सिर्फ अभी तक हमने एक चीज देखी है और वो है एक्सप्रेस का राउटर बस, कि भाई अगर आपने सेपरेट फाइल्स पे काम करना है ना तो आप किसके थ्रू करेंगे, एक्सप्रेस के राउटर के थ्रू, कि भाई राउटर आपकी रिक्वेस्ट को किसी भी फाइल से किसी और पे ले जाएगा। ठीक है, तो अभी तक ये हमने एक राउट बना लिया। इस तरह के हम जितने राउट्स बनाना चाहें बना सकते हैं। क्लियर है भाई? अच्छा, अब एक काम हम ये करते हैं कि डेटाबेस शुरू कर देते हैं। सही, ठीक है भाई। तो डेटाबेस का सीन ये है कि हम कौन सा करने वाले थे, मोंगोडीबी। ठीक है, बस इतना था? नहीं, बहुत कुछ है अभी तो। डेटाबेस आए तो थोड़ा फिर चीज़ें चले ना। और तो देखिए, नोड जेएस में वाकई को इतना कुछ नहीं है, सब जावास्क्रिप्ट है। जावास्क्रिप्ट का गेम है। जिसने जावास्क्रिप्ट नहीं पढ़ी होगी ना और वो बैकएंड पढ़ना है तो उसको लगेंगे अब 6 महीने 5 महीने। क्यों? क्योंकि वो जावास्क्रिप्ट सीखेगा फिर वो ये पढ़ेगा। जिसको जावास्क्रिप्ट में आती होगी। अच्छा, ये पिछले बैचेस में ना हमने 5 क्लासेस में ख़त्म करवाया, 5 क्लासेस 6 क्लासेस में बैकएंड। ठीक है, क्योंकि बेसिक दुनिया तो बहुत बड़ी है कि पूरे साल भी बैकएंड चलता रहे, ऐसी चीज़ है। लेकिन बेसिक नॉहा हो जाए, पता चल जाए कि भाई बैकएंड ऐप किस तरह बन रही है और किस तरह सारी चीज़ें चल रही है, तो इसके लिए ना ज़्यादा टाइम नहीं चाहिए होता, कम ही टाइम चाहिए होता है। खैर, हमारे पास अभी भी कंटेंट बहुत है, जितना हमारे पास टाइम है उसमें हम पढ़ते रहेंगे जो चीज़ें हैं पढ़ने की, समझने की। सही। बाकी नोड.जेएस में और भी चीज़ें हैं बहुत सारी, हम देख सकते हैं। ठीक है, जैसे फाइल सिस्टम वगैरह, लेकिन वो बेहतर है कि डेटाबेस के साथ ही चीज़ें देख लें तो अच्छा है। FS एक्स्ट्रा आ गया। ठीक है, फाइल सिस्टम का सी ये बहुत अच्छा पैकेज है नोड.जेएस का। ठीक है, इससे ये है कि हम फ्रंट एंड से बैक एंड को कोई भी फाइल भिजवाएं और वो बैकएंड जो है ना उस फाइल को इस डायरेक्टरी के अंदर ऐड कर दे। या ये जो पूरी डायरेक्टरी है ना ऐप की, इसको कंट्रोल करता है ये पैकेज, कि भाई कहीं से भी कोई फाइल डिलीट भी कर सकता है, कहीं पे भी कोई फाइल ऐड भी कर सकता है, या कोई फाइल बनाकर ऐड कर सकता है। ठीक है नहीं, फाइल सिस्टम नोड.जेएस का फाइल सिस्टम। ठीक है, अब जैसे CSV वगैरह भी बनती है ना, कि भाई बहुत सारे बच्चे थे हमारे डेटाबेस में, हमने CSV जनरेट करनी है, तो CSV के पैकेजेस हैं काफ़ी सारे। आपने CSV जनरेट की तो CSV जनरेट होके जाएगी कहाँ, तो एक फाइल बनेगी। अब वो जो फाइल बनेगी उस फाइल को सेव करवाने के लिए यहाँ पे हमें ज़रूरत पड़ेगी फाइल सिस्टम की। फाइल सिस्टम के थ्रू हम उस जनरेटेड फाइल को यहाँ पे अपनी डायरेक्टरी के अंदर सेव करवा देंगे और फिर डायरेक्टरी से उसको जहाँ भी लेके जाना है वहाँ ले जाएंगे। कहीं स्टोरेज बकेट में भेजना है या कहीं पर भी भेजना है, तो ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है, मुझे नहीं लगता कोई ऐसी चीज़ रह गई है कि जो DB से पहले पढ़ने की हो। तकरीबन सारी चीज़ें हमने देख ली हैं। ठीक है, तो DB देख लेते हैं। तो MongoDB हम देख रहे हैं। ठीक है भाई, नोड.जेएस के साथ जो मतलब गुड कॉम्बिनेशन बोले जाते हैं ना, कि नोड.जेएस के साथ MongoDB का कॉम्बिनेशन बेहतरीन है और दुनिया भर में लोग ज़्यादातर यूज़ करते हैं इसी को ना। वैसे नोड.जेएस के साथ SQL, PostgreSQL ये सारे डेटाबेस भी यूज़ करते हैं लोग, और अगर किसी को आता है तो वो कर सकता है। ठीक है, तो मैंने शुरू से MongoDB पढ़ा है, NoSQL इसी में एक्सपर्टीज है, तो अभी तक यही करना है। ठीक है, और अब SQL भी कर लिया है, लेकिन फिर भी जो भी ऐप आती है तो SQL पे नहीं, हम जो है ना इसी को प्रीफर करते हैं। और इसमें क्योंकि एक्सपर्टीज अच्छी है, इस पर बहुत ज़्यादा काम किया है, तो इस वजह से इस पर चले जाते हैं। तो जिस तरह लैंग्वेज और फ्रेमवर्क होता है कि भाई हर एप्लीकेशन के हिसाब से, जैसे CPU इंटेंसिव और ये IO,
तो इस तरह डीबी भी देखा जाता है कि भाई किस पर्पस के लिए आप इस्तेमाल करना चाह रहे हैं। ठीक है, अगर कोई छोटी मोटी ऐप है तो फिर तो कोई मैटर नहीं करता आप के एसक्यूएल यूज़ करो या नो एसक्यूएल यूज़ करो, कुछ भी इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर बड़ी ऐप है, ठीक है, जिसमें डेटा बहुत है, ठीक है, तो उसके लिए सारी चीज़ें पहले से सोचनी पड़ती हैं कि भाई के डेटाबेस हम कौन सा यूज़ करेंगे। ठीक है, तो और ये सारी चीज़ों का काम ना देखें एक्सपीरियंस के साथ आता है। जब वो मैंने बताया था ना इनके इतने रोल होते हैं कि भाई ये सारे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के रोल्स हैं और इस टाइम में बंदा अचीव करता है ये सारे ना गोल्स। तो फिर जो बिल्कुल अपर लेवल का बंदा होता है सॉफ्टवेयर आर्किटेक्ट लेवल पे जो होता है वो डिसाइड करके बताता है कि हमारी ऐप के लिए आप ये डेटाबेस यूज़ करेंगे। ठीक है, देखिए डिसाइड करना कोई बड़ी बात नहीं है, तो कोई भी कर ले। मैं आप में से किसी को बोले यार मैं एक ऐप बना रहा हूँ कौन सा डेटाबेस यूज़ करो, आप बोलो सर मोंगोडीबी कर लो, बात खत्म, डिसाइड हो गया। तो ये वाला डिसाइड करना नहीं, बल्कि उसकी सारी एक एक चीज़ की एक्सप्लेनेशन कि भाई हमारी ऐप में ये है तो इस वजह से हम ये नो एसक्यूएल यूज़ कर रहे हैं और यहाँ 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 ये हमें हेल्प करेगा, और इन फ्यूचर अगर हमें कहीं माइग्रेट करना पड़े डेटाबेस को यहाँ से उठा के नो एसक्यूएल पे लेके जाना पड़े या फिर दूसरे प्लेटफॉर्म पे लेके जाना पड़े तो हम किस तरह लेके जा सकते हैं। तो बिल्कुल एक कंप्लीट डिटेल डॉक्यूमेंटेशन बना के मिलती है हमें कि भाई इस वजह से हम ये नो एसक्यूएल यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो खैर वही वाली बात कि भाई कि जब तक नहीं पता तो अभी के लिए तो हमारा सीन ऐसा है कि कोई भी ऐप आए तो मोंगोडीबी इज़ बेस्ट और आँख बंद करके यूज़ करो, कोई मसला ही नहीं। ठीक है, तो बहुत बड़ी बड़ी ऐप्स इस पे चल रही हैं, दुनिया भर में लोग यूज़ कर रहे हैं, बल्कि इनके पेज पे इन्होंने बताया हुआ होगा कि कौन कौन यूज़ कर रहा है, इनके पार्टनर या कुछ ये है ना भाई कस्टमर इनके। देखा भाई बड़ी बड़ी कंपनीज हैं कि जो इनके जो है वो डेटाबेस यूज़ कर रहे हैं। देख रहे हैं भाई, तो ये सारे आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो बहुत है, मतलब एक बड़ी कंपनी नहीं बल्कि बहुत बड़ी कंपनी है जो ये यूज़ कर रहे हैं। सेट है भाई। अच्छा, ये खुद का कोई सोल्यूशन नहीं है, मोंगोडीबी खुद भी अपने बैक पे ये बड़े प्लेटफॉर्म ही यूज़ कर रहा होता है। जैसे मैंने उस दिन बताया था ना भाई 3 बड़े प्लेटफॉर्म हैं। ठीक है, मतलब जाइंट है कि भाई जो दुनिया भर में लोग प्रेफर करते हैं और यूज़ करते हैं, कौन कौन से, AWS, गूगल क्लाउड और माइक्रोसॉफ्ट एज़्योर, तीनों नज़र आ रहे हैं ना आपको ये। ठीक है, डेटाब्रिक्स और ये सब भी हैं, लेकिन ये 3 ज़्यादा पॉपुलर हैं। ठीक है, तो मोंगोडीबी के पास इन तीनों का ऑप्शन है। मतलब मोंगोडीबी को आप ऐसा समझ लें कि ये क्या करता है कि अच्छा अब AWS की ना कॉस्ट और उसमें जो कॉस्ट कैलकुलेशन और उसकी जो मेंटेनेंस और सारी जो चीज़ें ना वो करनी पड़ती हैं, जो AWS का सोल्यूशन आर्किटेक्ट बंदा होता है, अच्छा खासा एक्सपीरियंस होता है, वो करता है। ठीक है, फिर कुछ सर्विसेज ऐसी होती हैं जो AWS, गूगल क्लाउड या फिर माइक्रोसॉफ्ट एज़्योर से खुद डील करती हैं, वही पीछे यूज़ हो रहा होता है, लेकिन हमारे लिए चीज़ें आसान करके हमें दे देती हैं कि भाई आप जो है ना हमें यूज़ कर लो, हम पीछे आपके AWS वगैरह ही ये सब ही यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन आपको चीज़ें हम आसान करके दे रहे हैं। डेटाबेस का कनेक्शन आसान हो गया, डेटाबेस को आप रीड कर सकते हैं बड़े आराम से। हम काफ़ी सारे टूल्स आपको दे रहे हैं जिससे आप डेटाबेस में क्यूरीज अटेम्प्ट कर सकते हैं, डेटाबेस को देख सकते हैं। ठीक है, सिक्योरिटी दे रहे हैं हम। ठीक है, तो काफ़ी सारी चीज़ें ये प्लेटफॉर्म हमें दे देता है, और बैकएंड पे जो सारी चीज़ें ये खुद हैंडल कर रहा होता है। तो फिर जो भी चीज़ें, फिर इसने अपने प्राइसिंग पैकेजेस बनाए हुए होते हैं। AWS वाले इनसे जितना भी ले रहा हो वो इनका अपना उसका मामला है, और इसने अपने प्राइसिंग पैकेजेस बनाए हुए होते हैं कि भाई ये प्राइस हम आपसे लेंगे। ठीक है, तो फ्री भी है। फ्री वाला कौन सा है भाई? ये वाला ना, शेड वाला है कि भाई
फ्री में आपको मिलेगा। इसमें स्टोरेज आपको तकरीबन 512 टू 5 GB तक मिलेगी। ठीक है, 512 MB जो है ना ये DB वगैरह है, और ये स्टोरेज वगैरह शायद वो फाइल्स वगैरह की नहीं है ना शायद। और रैम इसकी शेयर्ड होगी। ठीक है, ये रैम हुई सारी चीज़ें ना, ये सारा बता रहे हैं सर्वर का ना जो आपको मिल रहा है, जहाँ पे आपका डेटाबेस स्टोर्ड हुआ होगा। ठीक है, अपग्रेड टू डेडिकेटेड क्लस्टर फॉर फुल फंक्शनैलिटी। ठीक है, नो क्रेडिट कार्ड रिक्वायर्ड। ठीक है, तो ये इसका सबसे बड़ा फ़ायदा है जिसकी वजह से ना MongoDB प्रेफर करते हैं लोग। फ्री है ना, पैसे नहीं लग रहे। अगर हम बात करें SQL की कि भाई हम SQL डेटाबेस यूज़ करेंगे, सही, तो अब बहुत कम ऐसी सर्विस हैं जो SQL की फ्री में डिप्लॉयमेंट दे रही है कि भाई आओ और SQL का DB हमारे पास फ्री में डिप्लॉय कर दो, बल्कि ना होने के बराबर है। ठीक है, या मैंने काम नहीं किया इस वजह से मुझे पता नहीं होगा, लेकिन मेरी जहाँ तक इन्फॉर्मेशन है कि यही है कि SQL का आपने कोई भी DB अगर डिप्लॉय करना है कहीं पे, तो उसके लिए आपको पेड सर्वर बाय करना पड़ेगा लाजमी। ठीक है, तो एक बेनिफिट ये भी है कि फ्री में आपको मिल रहा है, आपको किसी चीज़ की टेंशन नहीं लेनी, इन्होंने आपको सर्वर प्रोवाइड कर दिया, और उसी में आप 512 MB बहुत बड़ा साइज होता है, और उसमें जो है ना आप अपना DB वगैरह स्टोर करवा लें। सही है ना भाई। बाकी अगर हम थोड़ा सा सर्च कर लें कि थोड़ा सा आइडिया हो जाए NoSQL वर्सेस SQL डेटाबेस का कि क्या सीन है भाई। कौन सी वाली हम देखें, ये देखें, ये एक इमेज अच्छी है, इसको देख के थोड़ा आइडिया होता है कि NoSQL कहाँ चल रहा है। गेमिंग, सोशल, IoT, वेब, मोबाइल, एंटरप्राइज, की वैल्यू स्टोर, डॉक्यूमेंट, कॉलम, फैमिली स्टोर। देखें ये एक इमेज है ना, अच्छी खासी एग्जांपल दी है। SQL जो है वेब में भी चलता है, मोबाइल, एंटरप्राइज, डेटा मार्ट और रिलेशनल टेबल होता है इसमें। ठीक है, तो दोनों का ना अलग अलग पर्पस है, और आप इसमें देखें दोनों सेम जगह पर भी यूज हो रहे हैं कि भाई वेब है तो वेब में यहाँ भी यूज हो रहा है, ये भी यूज हो रहा है, ये भी यूज हो रहा है, मोबाइल में भी दोनों यूज हो रहा है, एंटरप्राइज में भी दोनों यूज हो रहे हैं। तो ये सारी चीजें हैं। अच्छा, SQL जो है ना, वो SQL का एक नाम ये भी स्ट्रक्चर डेटाबेस भी होता है। स्ट्रक्चर डेटाबेस कि उसका वो स्ट्रक्चर होता है पूरा ना, कि भाई कब क्या कहाँ पे ऐड होगा, सारी चीजें पहले से डिफाइन है। ठीक है ना, कि भाई अच्छा इसका फॉर्मेट क्या होता है, टेबल फॉर्मेट होता है। अब टेबल जैसे एक्सेल होता है, एक्सेल की एक फाइल है, ऊपर हमने हेडिंग्स डाल दी और नीचे हम डेटा ऐड करते जा रहे हैं ना। ऊपर जो हेडिंग के कॉलम बनाया हमने उसमें पहले से बता दिया कि इसके नीचे क्या डेटा आएगा, ऐसे होता है ना, जैसे फर्स्ट नेम लास्ट नेम, ऊपर लिख दिया ईमेल। अब ईमेल पहले से बता दिया कि यहाँ पे ईमेल आएगा, तो अब उसमें हम चीज़ें ऐड करते जाएंगे। ठीक है, अच्छा अब तकरीबन 100-150 रिकॉर्ड ऐड कर दिए या जितने भी ऐड कर दिए, उसके बाद हमारी रिक्वायरमेंट में एक कॉलम बढ़ गया, तो होगा क्या, एक कॉलम बढ़ तो जाएगा लेकिन बाकी के सारे वो एम्प्टी पड़े रहेंगे, उनकी स्पेस होगी वहाँ पे। ये चीज़ें अनस्ट्रक्चर में ऐसा नहीं है। अनस्ट्रक्चर में जो है ना ऑब्जेक्ट की फॉर्मेट में डेटा स्टोर होता है, और आप कभी भी कितनी भी प्रॉपर्टीज डायनेमिकली आप स्टोर करवा दो। जैसे आपने एक डॉक्यूमेंट भेजा उसमें 3-4 प्रॉपर्टी थी, अगला भेजा उसमें 10 प्रॉपर्टी थी। ठीक है, मतलब अनस्ट्रक्चर्ड है, पहले से पता नहीं है कि कुछ भी आ सकता है उसके अंदर ना, ये सीन है। देखिए यहाँ पे यही वाली बातें लिखी हुई है कि भाई फिक्स्ड रोज एंड कॉलम स्टैटिक स्कीमा। ठीक है, और ये डायनामिक स्कीमा है। जैसे फायरबेस हमने यूज किया ना, फायरबेस भी NoSQL था, फाइल स्टोर वगैरह। फाइल स्टोर में कलेक्शन होती है और डॉक होता है। डॉक के अंदर कुछ हमें नहीं बताना पड़ता कि क्या क्या होना चाहिए। एक डॉक था, उसमें हमने यूजर नेम पासवर्ड डाल दिया, नया डॉक ऐड किया, उसमें यूजर नेम पासवर्ड और ईमेल डाल दिया, और उसमें
फ़ोन नंबर वगैरह ये सब भी ऐड कर दिया। अब एक डॉग में 2 प्रॉपर्टी पड़ी हुई है और एक डॉग में 4-5 पड़ी हुई, तो यहाँ पे कोई मसला, कोई इशू नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि वो डायनामिक है ना। अच्छा, एसक्यूएल की बात करें ना, वहाँ पे ऐसा नहीं हो सकता, वो स्टैटिक है कि भाई जो जो ऐड करना है पहले से ही बता दो और वही ऐड होगा बाद में, उसके अलावा कुछ नहीं होगा, ये चीज़ है, ठीक है। suited for complex transaction, suited for big data analytics, ठीक है भाई, ये थोड़ा सा डिफरेंट आ गया। बेस्ट फॉर ई कॉमर्स, वैसे ई कॉमर्स में ये भी बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है NoSQL, MongoDB इतने लोग यूज़ कर रहे हैं, और ये बोल रहे हैं कि बेस्ट फॉर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स वगैरह, और MySQL और Postgres इनके डेटाबेसेस हैं इस टाइप के, और इसके MongoDB और कैसेंड्रा का जितना नाम मैंने भी समझे फर्स्ट टाइम ही सुना होगा, तो MongoDB बहुत पॉपुलर है, ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता है NoSQL के डेटाबेस के टाइप में ना। और इसमें MySQL और PostgreSQL आजकल बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है इस वाली टाइप के अंदर ना, समझे, इसमें PostgreSQL जो ज़्यादा पॉपुलर है आजकल, और इसमें MongoDB, ठीक है। और भी बहुत कुछ डिफरेंस आपको पता चल सकता है जो आप जो है ना समझ सकते हैं इसके बारे में ना। तो MongoDB हम यूज कर रहे हैं। अच्छा, पहले डेटा की जो विजुअल प्रेजेंटेशन होती है ना, कि भाई डेटाबेस में आपका डेटा पड़ा हुआ है, जैसे फाइल स्टोर में होता है, फाइल स्टोर में जाते हैं सारा डेटा हमें अंदर शो हो जाता है ना, तो पहले विजुअल प्रेजेंटेशन के लिए ना MongoDB एक थर्ड पार्टी सर्विस यूज करता था जिसका नाम था mlab, ठीक है, अब नहीं करता लेकिन, ठीक है, mlab जो है ना अब ये हो गया है खत्म, ठीक है। तो देखें ये 2020 में हो गया था, बल्कि अब क्या, मूविंग फ्रॉम mlab टू MongoDB, ठीक है भाई। तो पहले ये इस काम के लिए कोई और सर्विस यूज करते थे, तो हमें दोनों जगह पर अकाउंट बनाने पड़ते थे, यहाँ भी वहाँ भी, और फिर यूज़ करना पड़ता था। लेकिन अब जितनी भी चीज़ें ना सारी जो MongoDB से रिलेट कर रही हैं, वो सारी इस एक प्लेटफॉर्म पे इन्होंने प्रोवाइड कर दी हैं, सही है। इसमें जो है सबसे पहले आप जो है अपना अकाउंट बना लेंगे, ठीक है भाई। तो किसका अकाउंट बनाए, ईमेल अहमद का बना देते हैं, अहमद रज़ा 1054, ठीक है भाई। नया इस वजह से बना रहा हूँ क्योंकि सारे जो स्टेप्स हैं ना वो आपको पता चल जाए। वैलिड क्यों भाई? अच्छा, साइन इन कर लिया, हमारी गलती थी। क्या था नंबर? 1054। कंपनी नेम क्या है तुम्हारी भाई? ऑप्शनल है। बस और बस। क्या भाई? क्या चाहिए इसको? और कंपनी नेम दे देते हैं भाई। ऑप्शनल भी बोल रहे हैं और बटन भी नहीं खोल रहा, देख रहा है? सही सीन है भाई। हमने इतनी तारीफ कर दिया MongoDB के, तो फ्रंट एंड फटा हुआ। पासवर्ड में चेक भी तो दिखाना। रिएक्ट पे बनाया मैंने।
क्या होगा क्या? तो गलत बात है यार मोंगोडीबी की। पहले से बनाया हुआ तो नहीं है तुमने? इनसिक्योर पासवर्ड लेकिन बता नहीं रहा, लेकिन अब हम उसको पता है डेवलपर है, मोंगोडीबी पे डेवलपर ही आएगा ना तो उसको पता चल जाएगा। ये बोल रहा है कि भाई इनसिक्योर पासवर्ड है। चलो हाँ जब भी तो बताया तो बता ही नहीं रहा, अब बना दिया। वेरीफाई कर दो तो बोलोगा भाई डेवलपर ही आएगा, देख लेगा इंस्पेक्ट करके कि क्या है। बग है, मोंगोडीबी को रिपोर्ट कर सकते हैं, हो सकता है दे दे $100 $200 गिफ्ट में। हाँ उसको कर सकते हैं हम, देखो यार बग है। इनकी एक ईमेल भी होती है ना, वैसे इस तरह बड़े प्लेटफॉर्म होते हैं ना कि भाई आपको कोई बग नज़र आए ना, आप उनको सबमिट कराओ तो आपको इनाम मिलता है, $100-200 मिलते हैं आराम से। हेलो वर्ल्ड वाला वो बग कोई होना तो मार्केटिंग ट्रिक है तो उनकी, बोलते हैं बग बाउंटी। लोग काम करते हैं इस चीज़ का, ये भी एक जॉब है कि बग ढूंढते रहो बड़े बड़े प्लेटफॉर्म में, उनको सबमिट करते रहो, आपको पैसे देंगे। कर दिया, वेरीफाई हो गया। सही हो गया भाई। अब ये बोल रहा है भाई मल्टी फैक्टर लगाओ, लगा देना बाद में। ठीक है भाई, तो जैसे ही हमने साइन अप किया ये इस पेज पे ले आया हमें, काफ़ी सारी चीज़ें नज़र आ रही हैं यहाँ पे, किसी को कुछ भी नहीं करना। क्रिएट अ डिप्लॉयमेंट जो लिखा हुआ है ना, इस पर क्रिएट कर देना आप, सही है। क्रिएट करने के बाद ये आपको ले आएगा यहाँ पे और सेलेक्ट किया होगा M10, तो इससे आप कर देना M0, ठीक है ना, फ्री। शेयर्ड रैम है, CPU भी हमारा शेयर्ड है और स्टोरेज हमारे पास है 512, काफ़ी है, ठीक है। तो नेम आप कुछ भी रख सकते हैं, इसको ना क्लस्टर बोलते हैं, हमें जो बना रहे हैं ना क्लस्टर। ये क्या करेगा, इन सारी कॉन्फ़िगरेशन की एक इस पे अपने सर्वर में हमारे लिए एक स्पेस क्रिएट कर देगा, ठीक है। एक शेयर्ड सर्वर में हमें स्पेस दे देगा, ठीक है। तो अब सर्वर इसका, अब देखें इसमें से प्रोवाइडर ये बोल रहे हैं आप चूज कर लो कौन सा चाहिए। इसको क्लस्टर 0 भी कर सकते हैं या इसको जो भी आप अपना नेम वगैरह भले रख दें वो भी रख सकते हैं इस तरह ना करके, या इसको कर देते हैं हम अहमद क्लस्टर, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी चेक लगा हुआ लगे रहने दें, तो AWS, गूगल क्लाउड, एज़्योर, तो AWS पे ही लगे रहने दें, ठीक है ना। और रीजन नियरेस्ट इसने खुद उठा लिया, नियरेस्ट रीजन हमारे मुंबई है, ठीक है।
या फिर लोग जो है सिंगापुर भी यूज़ करते हैं क्योंकि ये भी नियर है। ठीक है, तो मैंने बताया था ना कि अभी KSA में भी लगने वाला है AWS का सर्वर, रियाद सऊदी अरब में। ठीक है, तो रियाद में शुरू हो रहा है, तो वहाँ पे फिर वो रियाद भी आया करेगा इस लिस्ट में ना, फायरबेस में। और जहाँ फायरबेस में नहीं, सॉरी, वो तो गूगल का है। AWS के जहाँ कहीं भी ये रीजन आएंगे ना, तो उसमें रियाद भी आएगा, तो फिर हम जो है ना रियाद यूज़ कर सकते हैं। मुंबई करीब पड़ता है और हम यूज़ भी करते हैं, लेकिन फिर वही एक चीज़ है ना वो वाली, तो इस वजह से अब इसमें हमारे पास ना इतनी काफ़ी सारी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस भी हैं जिनका डेटा मोंगोडीबी में है, तो वो तो कभी भी यूज़ नहीं करेंगी, कैसे कर सकती हैं, पॉसिबल नहीं है ना। तो फिर उनके लिए मसला होता है, तो फिर वो लोग चूज़ करते हैं सिंगापुर ना, कोई इस तरह कॉन्फिडेंशियल डेटा होता है ना, तो इसके लिए सिंगापुर। वैसे तो ज़्यादा मतलब ऑफिशियल ऑर्गेनाइजेशन है हमारी, वो तो यूज़ ही नहीं करती कोई भी डेटाबेस भाई। ठीक है, लेकिन एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन कि जहाँ से मतलब हमारा कोई भी डेटा कीमती कहीं लीक ना हो जाए ना, उसको मोर सिक्योर बनाने के लिए या तो USA, वो लेकिन दूर है, सिंगापुर वगैरह ही यूज़ कर रहे होते हैं। ठीक है ना, तो फिलहाल हम जाने देते हैं सी पे, बस और कुछ भी नहीं करना, क्रिएट डिप्लॉयमेंट कर देनी है। मतलब ये बिल्कुल रियल में हुआ होगा कि भाई मुंबई के अंदर अमेज़ॉन का जो डेटा सेंटर है उसमें कहीं ना कहीं एक CPU होगा, उसके अंदर जाके हमें स्पेस मिल गई। ठीक है, यहीं बैठे बैठे देंगे फ्री में। यूज़र बना ले, डेटाबेस का एक यूज़र होता है जो होता है फॉर ऑथेंटिकेशन। ठीक है, एक ये यूज़र के थ्रू करता है ऑथेंटिकेशन, इसको हम कर देते हैं अहमद रज़ा ना सिर्फ, और पासवर्ड को भी हम फिलहाल रख देते हैं अहमद रज़ा। और दूसरा जो होता है ना, वो होता है IP एड्रेस। एक IP एड्रेस के थ्रू वेरीफाई करता है ये, और एक यूज़र नेम पासवर्ड के थ्रू। ठीक है, कि भाई जब आप रिक्वेस्ट भेजेंगे ना डेटाबेस में कि भाई मुझे डेटा दो, तो अब ये देखता है कि किस IP से आ रही है, तो वो IPs को आप बताएंगे कि भाई इस IP से रिक्वेस्ट आए ना तो डेटा दे देना, अगर इसके अलावा किसी IP से आए ना तो नहीं देना। बात समझ में आई? तो क्रिएट कर दिया मैंने यूज़र, कनेक्शन मेथड। अब ये बोल रहा है कि आपका जो क्लस्टर है डिप्लॉय हो चुका है, बन गया है। अब आप अपना ना कनेक्शन मेथड चूज करें कि आप डेटाबेस के साथ कनेक्शन बनाएंगे कैसे। तो हम डेटाबेस के साथ कनेक्शन बनाएंगे ऐप के थ्रू। ऐप है कहाँ भाई, नजर क्यों नहीं आ रही? कंपास नहीं, हाँ वो हो जाता है, लेकिन वो तो टूल है ना, हम तो Node.js के साथ बनाएंगे ना। अच्छा ये रहा ड्राइवर्स, कनेक्ट टू यूर एप्लीकेशन, ये लिखा हुआ है ना, कनेक्ट टू यूर एप्लीकेशन, और नीचे लिखा हुआ है एक्सेस यूर डेटा थ्रू टूल्स। टूल्स का ये सीन है कि काफ़ी सारे टूल्स हैं, शेल है, कंपास है, डेटा एक्सप्लोरर है। ये टूल ना हमें क्यूरीज प्रोवाइड करते हैं और काफ़ी सारी चीज़ें प्रोवाइड करते हैं कि जिससे हम अपने डेटाबेस को कंट्रोल कर सकें। ठीक है, बार बार जाके MongoDB पे लॉगिन ना करना पड़े ना, वरना लॉगिन करना पड़ेगा, फिर ढूंढना पड़ेगा बच्चे को, ऑथेंटिकेशन है, फिर मल्टी फैक्टर है। तो ये टूल ऐसे होंगे कि इसमें लॉगिन करके रख दिया और सारा डेटा का एक्सेस हमारे हाथ में है, सर्च करो, क्यूरी करो, डेटा ऐड करो, डिलीट करो, कुछ भी करो। सही है ना। तो इसके साथ हम कनेक्ट करते हैं। ड्राइवर कौन सा है हमारे पास? Node.js, कहीं से भी कनेक्ट हो जाता है, किसी भी लैंग्वेज से हम कर रहे हैं Node.js। ठीक है, बोल रहा है 5.5 या फिर उससे ज़्यादा होना चाहिए, तो हमारे पास तो बहुत आगे का है। ठीक है, तो हम इसको यूज़ करते हैं डायरेक्टली नहीं, MongoDB का एक पैकेज होता है डायरेक्ट। इससे यूज़ करने में फिर वही कि भाई काफ़ी लेंथी कोड हो जाता है और काफ़ी सारी चीज़ें कॉम्प्लेक्स भी होती हैं। तो इसके ऊपर भी एक पैकेज है जिसका नेम है Mongoose। ठीक है भाई, ये पैकेज है जिसको हम यूज़ करते हैं, और ये जो है ना अपने बैक पे MongoDB का पैकेज यूज़ कर रहा है और सारे कनेक्शन वगैरह जो भी चीज़ें उससे बना रहा है।
ठीक है, और जितनी भी क्यूरीज वगैरह सब चीज़ें वो भी इसी के थ्रू होती हैं। ठीक है, डेटाबेस के जो मॉडल वगैरह हैं वो सब इसी के थ्रू बनते हैं। तो हम कर लेते हैं ये अपने एप्लीकेशन के अंदर इंस्टॉल, npmi डेटाबेस का कनेक्शन बना लेंगे। फिर काफ़ी आज के इतना, फिर नेक्स्ट क्लास में मॉडल वगैरह ऐड डिलीट सब देखेंगे। कनेक्शन बन जाए और आप भी बना लेना लाजमी, प्रैक्टिस करके ना, छोड़ दिया तो फिर रह ही जाएगा। कि इसमें जो है ना बहुत इश्यूज आते हैं, काफ़ी सारे ऐसे लड़के मैं देखे 2-3 महीने तक वो इशू सॉल्व नहीं हो रहा। अब वो एक लड़का भाई वो यहाँ आता सैलानी में, उसका सब सही चलता, घर जाता नहीं चलता। तो उसका ये आईपी का मसला था कि भाई आईपी यहाँ की ऐड हुई हुई थी और जब घर जाता आईपी चेंज हो जाती, वो नहीं चलता डेटाबेस। तो ये सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं बड़ी। तो इसका सिंपल हल ये है कि हम एक काम ये करते हैं कि एक ना फोल्डर बनाते हैं डीबी का, सही है। इसमें हम करते हैं डीबी का कनेक्शन, हम इंपोर्ट करते हैं किसको, मंगोस को, सही है। और हम एक डीबी का बनाते हैं यूआरएल, और ये जो यूआरएल है ना ये हमें प्रोवाइड करेगा कौन, मोंगोडीबी। ये रहा यूआरएल, सही है, ये हमने दे दिया यहाँ पे। अच्छा, अभी हम इसमें डायरेक्टली लिख रहे हैं अहमद रज़ा। वैसे हमें इन दोनों चीज़ों को सिक्योर रखना होगा। सिक्योर कैसे रखते हैं वो हम देख लेंगे, सही। और यहाँ से हम एक्सपोर्ट कर देंगे mongoose.connect URL और एक्सपोर्ट डिफॉल्ट mongoose, सही है। देख भी लेते हैं एक बार, यही बोल रहा है, कनेक्ट कर दिया, हाँ बस सही है, सेट है भाई। ये कर लिया। उसके बाद हम क्या करते हैं, ये कनेक्शन हो गया, देखिए सिंपल है, कुछ भी नहीं करा। ये यूआरएल हमें मोंगोडीबी ने दिया है, मंगोस का डॉट कनेक्ट मेथड कॉल किया, उसमें यूआरएल डाल दिया बस, और यहाँ से इसको कर दिया एक्सपोर्ट। डायरेक्ट वहाँ पे भी कर सकते थे इंडेक्स में, लेकिन वही वाली बात है कि सेपरेट सब काम हो जाए तो अच्छा होगा। अब यहाँ पे आप इंपोर्ट करें मंगोस को, या तो मंगोस से कर लें या फिर इसकी फाइल से कर लें यहाँ से, ठीक है। और इसका अब एक मेथड होगा mongoose.on का, बल्कि कनेक्शन का होगा, हाँ कनेक्शन और ऑन नहीं, क्या होगा भाई बता दे। वैसे तो कनेक्ट हो गया होगा ना, लेकिन चेक करने के लिए कि भाई कनेक्ट हो गया है नहीं, तो इसका ना एक लिसनर आता है, और वो लिसनर चेक करके बताता है कि भाई डीबी कनेक्ट हो गया है या नहीं। और वो जो लिसनर होता है वो कौन सा होता है, ये डीबी हमारा आ गया, ठीक है, कनेक्ट और इसको एक्सपोर्ट, ये सारा काम तो हमने कर दिया। index.js में आकर मंगोस को इंपोर्ट किया और mongoose.connection, ठीक है, और फिर इस तरह डॉट ऑन, ठीक है। तो इससे हमें पता चलेगा कि भाई ओपन अगर है, कनेक्शन ऑन है और ओपन का एक लिसनर है। तो अब यहाँ पे कंसोल दिखा दो कि भाई डेटाबेस कनेक्टेड, सही है ना। अब जो इसको हम चलाते हैं npm run start dev, तो अभी अगर कंसोल पे आ गया ना डेटाबेस कनेक्टेड, तो इसका मतलब है डीबी कनेक्ट हो गया है, सही ना। अच्छा, अगर ये डेटाबेस कनेक्टेड लिखा हुआ नहीं आता ना, तो इसका देखें एक और लिसनर है एरर वाला, ये वाला ना, तो ये भी लगा लें। ठीक है, जो भी इतना कॉम्प्लेक्स नहीं करना, इसको हमें इजी करना है। ठीक है, इजी, और ये एरर।
ठीक है भाई, इसको बोलते हैं डेटाबेस एरर। सेटअप इस समझ में आए? क्या गलती की है, कॉमा नहीं डाला। अच्छा अभी क्या आ रहा है, डेटाबेस कनेक्टेड। अच्छा गलती कर देते हैं, क्या गलती करते हैं कि भाई यूजर नेम गलत कर देते हैं, सही है, पासवर्ड गलत कर देते हैं, एरर आ गया। सही है, एरर क्या आया कि भाई ऑथेंटिकेशन फेल्ड, नजर आ रहा है ना एरर? ऑथेंटिकेशन फेल्ड का एरर आ गया। और अगर हम बात करें, खैर आईपी तो अभी नहीं देखेगा शायद, ठीक है, इसको बंद कर दें, ये बंद हो गया, आपका क्लस्टर बन गया। यहाँ पे अब आप देखेंगे आपके पास एक ऑप्शन होगा डेटाबेस एक्सेस का और नेटवर्क एक्सेस का। नेटवर्क एक्सेस में यहाँ पे देखें, इसने ना शुरू में आपके सिस्टम की ऑटोमेटिकली आईपी फेच की और ऐड कर दी, ये हमारे सिस्टम की आईपी है। अच्छा अगर मैं ये डिलीट कर दूँ ना तो हो सकता है फिर भी कनेक्शन ना बने, ठीक है, या फिर जब हम डेटाबेस की कोई क्वेरी करें कि भाई डेटा ऐड करो या लेके आओ तो वो भी ना हो। तो अगर मैं इसको दोबारा चलाऊं तो शायद कनेक्ट तो हो जाए लेकिन क्वेरी ना हो, लेकिन कनेक्ट भी मुझे लग रहा है कि नहीं होगा। एरर भी नहीं आया, एरर क्यों नहीं आया भाई? एरर आना चाहिए, यही था ना एरर। Mongo's connection error। ठीक है, कनेक्ट कर लिया हमने, टेस्ट आ गया, वैसे थोड़ा टाइम लगाया उसने, वो खुद ही आ गया, सही ना? क्या बोल रहा है? Could not connect to any servers in your MongoDB Atlas cluster. One common reason is that you are trying to access the database from an IP that is not whitelisted. Make sure your current IP address is on your Atlas cluster. सही है, समझ में आ गया मतलब कि कहाँ हो। तो ये MongoDB का एक फीचर है फॉर सिक्योरिटी रीजन कि भाई कोई भी कनेक्शन ना बना सके, जो इस DB का ओनर है या जो भी वही कनेक्शन बनाए। तो हम क्या करते हैं, आईपी एड्रेस ऐड कर देते हैं। अब जब आप सैलानी में प्रैक्टिस करेंगे ना तो डेटाबेस की, अब घर जाएंगे वहाँ नहीं चलेगा, तो घर जाके क्या करना पड़ेगा, ऐड आईपी एड्रेस, और जो भी करंट आईपी एड्रेस है वो आपने क्या कर देना है, ऐड कर देना है। वो यूज़र नेम वाला भी ऑथेंटिकेशन होती है, यूज़र नेम पासवर्ड वाली, वो यहाँ पे यूआरएल में देनी होती है। ये रही, ये आपका यूज़र नेम है और ये यूज़र नेम है और ये पासवर्ड है कॉलम के बाद, सेट है। तो यूज़र डिलीट कर देंगे ताकि कोई और एक्सेस ना करे, बल्कि आईपी तो नहीं होगी ना फिर, मतलब दो ऑथेंटिकेशन है, यूज़र नेम पासवर्ड प्लस आईपी। अच्छा अगर आप चाहते हैं कि नेटवर्क एक्सेस जो है ना वो पब्लिक हो जाए, मतलब मैं सिर्फ ऑथेंटिकेशन से ही काम चलाऊं, तो एक हल ये होता है कि ऐड आईपी एड्रेस में जाएं और यहाँ पे आप 0.0.0.0 डाल दें और कंफर्म कर दें, तो ये पब्लिक आईपी एड्रेस होता है। इंक्लूड योर करंट आईपी एड्रेस, ये क्या है, पब्लिक है, मतलब किसी भी आईपी एड्रेस से रिक्वेस्ट हिट करेगा, एक्सेप्ट है। बात समझ में आई? तो पब्लिक का मतलब है कहीं जब तक आप डेवलपमेंट कर रहे हैं पब्लिक कर दें, ताकि बार बार हर जगह आईपी डालना ना पड़े ना, जहाँ भी आप लैपटॉप लेके जाएंगे ना वहाँ की आईपी अलग हो जाती है, ठीक है ना? यूजर नेम पासवर्ड तो मस्ट है, यूजर नेम पासवर्ड के बगैर तो कनेक्शन बन ही नहीं सकता ना, कैसे बनेगा? वैसे तो कोई भी किसी के भी डेटाबेस से बना ले। अब जैसे फायरबेस के अंदर वो कीज होती थी ना, एपीआई की, उसके थ्रू हम कनेक्शन बनाते थे, वो जिसको मिल गई वो एक्सेस कर ले डेटा। तो इसी तरह जिसको यूजर नेम पासवर्ड मिल गया वो एक्सेस कर लेगा। तो यूजर नेम और पासवर्ड को रखना है फुली सिक्योर, और जब आपकी ऐप लाइव हो जाए तो आईपी एड्रेस वगैरह भी उस हिसाब से आपने डालना है, ठीक है? अभी देखें हम स्टार्ट करते हैं तो डीबी कनेक्टेड हो जाएगा, कनेक्टेड, सही है ना? आसान है,
मुश्किल तो नहीं है अभी तक, तो नहीं हो रही ना मुश्किल, होगी अभी होगी आगे। मुश्किल हो रही है ना तो इसका मतलब ये प्रैक्टिस नहीं हो रही, ठीक है। प्रैक्टिस होगी तो फिर मुश्किल नहीं होगी, ठीक है। वीडियो है, कहीं फंस जाओ तो वीडियो देख लेना, वीडियो में कोड भी नज़र आ रहा है और दोबारा कर लेना। लेकिन ये कनेक्शन बना लो, एक बॉयलर प्लेट बना के रख दो, फिर आसानी आसानी है। मतलब एक कंप्लीट बॉयलर प्लेट क्या, कंप्लीट कनेक्शन वगैरह बना के, रिक्वेस्ट वगैरह बना के और गिटहब पे रख दी। अब जब भी नोड.जेएस का प्रोजेक्ट स्टार्ट करोगे क्या करोगे, उसी को क्लोन मारा और वहाँ से प्रोजेक्ट स्टार्ट, वहाँ पे सोचना नहीं पड़ेगा। देखिए मुझे इतना टाइम हो गया, मैं भी कोड भूल जाता ना कि यार क्या फॉर्मेट था, क्या स्ट्रक्चर था, काफ़ी लिख दिया, थोड़ा बहुत देखना पड़ा, ठीक है। तो जाहिर सी बात है, दिमाग है ना इंसान, ही भूल जाता है बंदा, ठीक है। तो अब आपका तो अभी वो लेवल है कि आपने तो आज देखा कल भूल गए, ठीक है। तो इस वजह से आपको ज़्यादा याद रखना होगा। तो इसमें सीन ये होगा कि भाई गिटहब पे आप डाल दो इसको पूरे कंप्लीट बना के, और बिल्कुल साफ सुथरा अच्छा करके ना, कि वो ऐसा हो बिल्कुल क्लीन कि वहाँ से आप उठाओ और उस पर फिर अपना काम शुरू कर दो, जो भी प्रोजेक्ट हो आपका। सही है भाई, बात समझ आ रही है? तो अब डीबी का कनेक्शन तो बन गया। अब हम जो है नेक्स्ट क्लास में देखते हैं पूरा क्रड इसका, कि भाई डीबी में कोई डेटा कैसे पोस्ट करेंगे, गेट कैसे करेंगे, डिलीट, एडिट, सब ये सब होगा। और उसके बाद जो है ना सिर्फ मोंगोडीबी की क्यूरीज से खेलना है आपने, 2 4 5 क्यूरीज में बताऊंगा, उसके अलावा इसकी हजारों क्यूरीज है, ठीक है ना, वो सारी देखनी है आपने। मतलब क्यूरी करना आ जाए, क्यूरी पढ़ना आपका काम है। मैं एक एक क्यूरी नहीं बताऊंगा, ये भी क्यूरी है, ये भी क्यूरी, ये भी क्यूरी, फिर तो लंबी है ना। क्यूरी बता दिया कि क्यूरी ऐसे लगती है और इस तरह से आप यूज करते हैं इसको, बाकी काम आपका होगा, ठीक है। इसमें एक बेहतरीन एग्रीगेट पाइपलाइन होती है, एग्रीगेट के नाम की ना, उसमें एरे होती है, जितनी क्यूरीज डालनी है उसके अंदर डाल दो और डेटा उस हिसाब से आपका फिल्टर आउट हो गया आता है। ज़्यादातर लोग वो यूज़ करते हैं, ठीक है। इसके अलावा इंडिविजुअल क्यूरीज भी होती हैं। गेट वेट की तो आसान है, गेट, पोस्ट, डिलीट वगैरह इन सब की तो आसान है। क्यूरीज कौन सी मुश्किल होती है, जो थोड़ी कॉम्प्लेक्स हो ना, कि भाई स्टूडेंट्स का डेटा है SMIT के, अब रिक्वायरमेंट आई मेरे पास कि भाई वो बच्चा उठा के लाओ जो कोर्स में इनरोल भी है, वेब एंड ऐप का है, ठीक है, मेल है और उसकी 3 महीने की फीस पेड है, ठीक है, और भी कुछ इसमें चीज़ें ऐड हो सकती है। अब डेटाबेस में डेटा जो है ना बच्चे का अलग पड़ा हुआ है, बच्चे की कलेक्शन अलग है, और कोर्स की जो उसका कोर्स है उसकी अलग है, जो पेमेंट है उसकी अलग है। तो अब क्यूरीज हिसाब से बनानी है कि सारी कलेक्शंस में जाए, सारा उस हिसाब से डेटा लाके डेटा को बनाए और यूज़र को दे दे कि भाई ये लो डेटा। तो ये वाली चीज़ जो है ना ये समझने वाली होती है, लॉजिकल मुश्किल, ठीक है। तो इसको समझना है बस, बाकी चीज़ें तो आसान होती है। ऐड करना आसान है, डिलीट, गेट सब आसान है, बस ये जो क्यूरीज वाली चीज़ें ना ये थोड़ी सी देखनी होगी कि भाई इतनी इस तरह हो तो जाता है आजकल AI के थ्रू, लेकिन शुरू में समझनी तो पड़ेगी ना कि भाई हम समझ दो कि कैसे हो रही है, फिर भले AI से बाद में करा लेंगे, लेकिन अभी हमें समझ में आ जाए कि भाई क्यूरीज हो कैसे रहेंगे सारी। सही भाई, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अल्लाह हाफिज़।